हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिस के बारे में। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिस क्या होता है, इसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, या डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट उनकी जो डायरेक्शन होती है पीपीएल को रोटेट करने की, वो डिफरेंट होती है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पीपीएल क्या होता है। तो पीपीएल का जो मतलब होता है वो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल का जो मतलब होता है वो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए, ठीक है, अब इसको समझते हैं हम पीपीएल को। देखो, पीपीएल की अगर हम बात करें ना, तो एक जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, ऑर्डिनरी लाइट क्या करती है, हर एक डायरेक्शन में इस तरह लाइट सेंड करती है। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में इस तरह लाइट सेंड करती है। इससे जो बल्ब होता है एक, ठीक है, वो बल्ब क्या करता है, हर एक डायरेक्शन में रोशनी को भेजता है। तो ये तो बात की हमने ऑर्डिनरी लाइट की। किसकी बात की? ऑर्डिनरी लाइट की बात की। बट अगर कोई लाइट निकोल प्रिज्म से पास हो रही है, ठीक है, अगर कोई लाइट इस तरह निकोल प्रिज्म से पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो पर्टिकुलर इस तरह से हो जाएगी, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ रटना मत इसको, बट एग्जाम्पल के लिए, जैसे गाड़ी की लाइट होती है, सामने हेडलाइट, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, तो उसी तरह का। तो ये कहलाती है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब ये निकोल प्रिज्म से पास हो जाती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो, ये जो लाइट है ना, ये दो तरह से रोटेट करती है। एक ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है और एक ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। सो देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई लाइट अगर कोई लाइट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कहलाती है, ये हम यहाँ पे कुछ एक्सिस बना देते हैं इस तरह से, ठीक है, और एक एक्सिस हम यहाँ पे बना देते हैं, और यहाँ पर भी हम इस तरह से लाइट को दिखा देते हैं। तो यहाँ वाले केस में जो लाइट है, देखो, वो एक्सिस से कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। अब ये जैसे क्लॉक चलती है वैसे तो चल रही है ना इस वाले एंगल में। तो ये लाइट, ये जो लाइट है, ये घूम रही है, रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्लॉकवाइज जो रोटेट करती है, इसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं? डी फॉर्म। या डी फॉर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। और इसको हम बोलते हैं एल फॉर्म। अब एल फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है, एल ई ए वी ओ, लीवो रोटेटरी। सो हमेशा ध्यान रखना है। देखो, हमने क्या बात करी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, कि दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट उनकी जो पीपीएल को रोटेट करने की डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। तो टोटल कितने तरह की डायरेक्शन होती है? दो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो दो कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक में जो पीपीएल है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक में पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये फिनोमिना कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो हमने बात करी ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है ना। सो हमने यहाँ पे बात करी कि ऑप्टिकल ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है और पीपीएल क्या होता है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब हम बात करेंगे कि क्या कंडीशन होती है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है ना, अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि पीपीएल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है कि खुद से जो पीपीएल है उसको रोटेट कर दे हम किसी भी डायरेक्शन में। तो टेंडेंसी टू रोटेट, पीपीएल, ठीक है, रोटेट पीपीएल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ
पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, उसके लिए कंडीशंस रट के रखते हैं कि कंडीशन क्या होगी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, बट ये नहीं पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब होता है कि पीपीएल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कराने की टेंडेंसी। तो टेंडेंसी टू रोटेट पीपीएल इन अ पर्टिकुलर, सॉरी एक्टिविटी लिख दिया, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसके लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन है कंपाउंड शुड बी कायरल, कंपाउंड शुड बी कायरल, शुड बी कायरल, कंपाउंड जो है वो कायरल होना चाहिए। तो अब ये कायरल का क्या है, ठीक है, अब ये कायरल क्या है। तो देखो कायरल के लिए मैं लिख रहा हूं कि इफ अ मॉलिक्यूल हैज कायरल कार्बन, इफ अ मॉलिक्यूल हैज कायरल कार्बन, अगर देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड शुड बी कायरल। तो कंपाउंड कब कायरल होगा, तो मैं कह रहा हूं कि कंपाउंड कायरल तब होता है जब उसके पास कायरल कार्बन होता है। फिर से, ठीक है, फिर से कि मैंने कहा ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशन है, उनमें पहली कंडीशन है कंपाउंड शुड बी कायरल, ठीक है। अब कायरल कंपाउंड क्या होगा, जिसके पास एक कायरल कार्बन होगा। फिर से गेम वहीं पे आके अटक गई। तो कायरल कार्बन क्या होता है, तो कायरल कार्बन में मैं लिख रहा हूं कार्बन, ठीक है, कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स, विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स, टू 4 डिफरेंट एटम्स, कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स, या फिर 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, वो होता है कायरल कार्बन। तो पहली कंडीशन क्लियर है कि कंपाउंड कायरल होना चाहिए। कायरल कंपाउंड क्या होगा, जिसपे कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम्स या 4 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एटम्स से कनेक्टेड होगा। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, मैं एक क्या कर रहा हूं, कंपाउंड लिख रहा हूं। यहाँ पे ये है NH2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं OH, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं CH3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन। तो ये एक कंपाउंड है। तो क्या मेरे को चेक करके बताओ कि क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या ये कायरल कंपाउंड है। तो कायरल कंपाउंड होने के लिए इसमें कायरल कार्बन होना चाहिए, और कायरल कार्बन क्या होता है, जो 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से बॉन्डेड होता है। तो ये बिल्कुल कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, तो ये कंपाउंड भी क्या है, कायरल कंपाउंड है। पहली कंडीशन क्लियर है। सॉरी, दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो दूसरी कंडीशन होती है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। तो देखो ये कंपाउंड है, इसको ना मिरर के सामने रख दिया, ये क्या है, ये प्लेन मिरर है, इसके सामने रख दिया है। तो प्लेन मिरर में इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, NH2 तो यहीं पे रहेगा, पर जो OH मिरर के बगल में है ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरह से OH है ना। अगर हम मिरर के बगल में खड़े होते हैं तो हमारा जो हैंड मिरर के बगल में है उसकी इमेज भी मिरर के बगल में ही बनती है। तो OH की इमेज इधर बगल में बन जाएगी, हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेगा, और CH3 दूर है तो इसकी इमेज भी दूर बनेगी। अब देखो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बननी चाहिए, कहने का मतलब अगर मैं इस इमेज को उठा के एज इट इज, इस इमेज को उठा के, ठीक है, यहां से इस इमेज को ऐसे कट करके इसके ऊपर रखता हूं, इस वाले कंपाउंड के ऊपर रखता हूं, इस वाली इमेज को इस तरह, इसको यहां से इस तरह से कटिंग करके, ठीक है, इसको एज इट इज इसके ऊपर रखता हूं, तो क्या हर एक एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर इंपोज होगा, नहीं होगा, क्योंकि NH2 तो NH2 के ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, बट जो ये वाला OH है ना ये इस CH3 के ऊपर चला जाएगा। पलटना नहीं है इसको, इसको बस एज इट इज उठा के इसके ऊपर इंपोज कर देना है। तो CH3 किसके साथ इंपोज होगा, OH के साथ, और इधर वाला OH किसके ऊपर इंपोज होगा, CH3 के ऊपर। तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली 2 कंडीशन समझ में आई कि कंपाउंड शुड बी कायरल और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसके पास एक से ज्यादा क्या है, कायरल कार्बन है, तब क्या होगा कि देयर इज मोर देन वन कायरल कार्बन, इफ देयर इज मोर देन वन कायरल कार्बन,
इफ देर इज मोर देन वन कायरल कार्बन, कि अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो देन हमें सिमेट्री चेक करनी है। देन देर विल बी सिमेट्री, देर विल बी सिमेट्री, देन मॉलिक्यूल विल बी कायरल, देन मॉलिक्यूल विल बी कायरल, मॉलिक्यूल विल बी कायरल। तो हमें उस केस में क्या करना है, सिमेट्री चेक करनी है। अगर वहां पे सिमेट्री होगी, ठीक है, सॉरी, देयर विल बी नो सिमेट्री, अगर वहां पे सिमेट्री नहीं होगी तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर सिमेट्री होगी, अगर सिमेट्रिकल होगा तो वो अकायरल हो जाएगा, मतलब कायरल नहीं होगा। बट अगर वो नॉन सिमेट्रिकल होगा, अगर वो कैसा होगा, वो नॉन सिमेट्रिकल होगा, तो वो कायरल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो कायरल कहलाएगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। इसका डॉट पढ़ाई कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं, ठीक है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, एक कार्बन ये ले लेते हैं और एक कार्बन ये, एक OH यहाँ पर और एक यहाँ पे OH, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एसिड ग्रुप COH, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं COH ग्रुप। चलो चेक करते हैं, एक एक करके सारी कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन थी कायरल कंपाउंड है, तो देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन है, एक H है इस पे, एक COH है, एक H है और एक ये इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये तो कायरल है। ये तो कायरल है। क्या ये वाला कायरल है? बिल्कुल, इस पे भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक H, एक OH, एक COH और एक ये पूरा ऊपर वाला, तो ये दोनों कायरल हैं। अब पहली कंडीशन तो चेक होगी कि कायरल है, ठीक है, कायरल है। सेकंड कंडीशन क्या देखनी है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। तो इसकी अगर हम इमेज की बात करें तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रही है, नहीं बनेगी, ठीक है। इसकी इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, तो देखो एक से ज्यादा कायरल कार्बन है। एक से ज्यादा कायरल कार्बन अगर होंगे तो हम चेक करेंगे क्या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको बीच से इस तरह डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे बीच से डिवाइड करेंगे, एक H ऊपर है, एक H नीचे है, एक OH ऊपर है, एक OH ऊपर है और ठीक इसी साइड पे है, और इसी साइड पे एक H है, इस साइड पे एक H है, सबसे दूर पे COH है और नीचे की तरफ भी COH है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो सिमेट्री है, यहाँ पर क्या है, सिमेट्री है। तो अगर सिमेट्री होगी तो वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन कायरल होगा, मतलब अकायरल हो जाएगा, ठीक है। वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन कायरल। नॉन कायरल का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो PPL को खुद से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं अपने कंपाउंड। हमने बात करी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट PPL को जो रोटेट करने की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब PPL का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब PPL 2 डायरेक्शन में रोटेट करती है, एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं डी फॉर्म, डी फॉर्म का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं एल फॉर्म, और एल फॉर्म का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। चलो अब हम बात करेंगे कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। तो PPL को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होना। तो क्या क्या कंडीशन हो जाएंगी, तो पहली कंडीशन हो जाएगी कि कंपाउंड कायरल होना चाहिए, ठीक है। और कायरल कंपाउंड क्या होता है, जिसके पास कायरल कार्बन होता है। और कायरल कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम के साथ ज्वाइन होता है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर बाय चांस एक से ज्यादा कायरल कार्बन है किसी कंपाउंड में, तो हम चेक करेंगे कि वहां पे सिमेट्री है या नहीं है। तो अगर वहां पे सिमेट्री नहीं होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। बट अगर वहां पे सिमेट्री हुई तो मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कुछ इस तरह का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं,
COOH और यहाँ पर OH और यहाँ पर H, और नेक्स्ट कार्बन में यहाँ पर H और इधर OH हम ले लेते हैं और यहाँ पर COOH। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये कायरल कार्बन है या नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो पहली कंडीशन कि ये दोनों कायरल कार्बन है, ठीक है, 4 अलग अलग एटम से जुड़े हुए हैं, तो कायरल तो है ये कंपाउंड, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि मिरर इमेज क्या इम्पॉसिबल है, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, ठीक है, इमेज सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकती एक दूसरे पे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज ऊपर वाले में भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज थी, ठीक है, मेरे को याद नहीं है मैंने क्या बोला, इम्पॉसिबल बोला है नॉन इम्पॉसिबल, बट ये नॉन इम्पॉसिबल ही है, ठीक है, मैंने वहां पे लिखा नहीं, मतलब नॉन इम्पॉसिबल ही है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन कि अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो सिमेट्री चेक करेंगे, क्या ये सिमेट्रिकल है। देखो देखने में तो लग रहा है सिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि एक COH ऊपर है एक COH नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर है एक नीचे है, एक OH नीचे है एक OH ऊपर है। बट ध्यान दो कि OH किस साइड पे है, इधर OH लेफ्ट साइड पे है और ऊपर वाले कार्बन पे OH राइट साइड पे है, तो ये केस हो जाएगा नॉन सिमेट्रिकल का। ये केस किसका हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिकल का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री होने का मतलब है कि अगर OH लेफ्ट साइड में है तो इस साइड भी OH लेफ्ट साइड में होगा, अगर OH इस साइड राइट साइड में है तो इस ऊपर की तरफ भी राइट साइड में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह हम चेक करते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन ये है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। इतना था कंक्लूजन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम 2 टर्म्स और पढ़ते हैं। एक टर्म होती है इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कि व्हाट आर इनेंशियोमर्स, इसका एग्जाम्पल बताओ। तो इनेंशियोमर्स देखो क्या होते हैं, जो अभी हमने बात करी ना कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मतलब जिनकी इमेज एक दूसरे पे इम्पोज ना की जा सके, वैसे कंपाउंड्स कहलाते हैं इनेंशियोमर्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे हमने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, इधर हमने ले लिया है COOH, ठीक है, इधर हमने ले लिया है CH3 और इस तरफ हमने ले लिया है HOH। देखो 4 अलग अलग एटम्स हैं, कायरल कार्बन है। बट अगर हम इसकी इमेज देखें, इसकी अगर इमेज बनाएं तो इसकी इमेज क्या बनेगी, CH3 इधर आ जाएगा, COOH इधर आ जाएगा, OH इधर और H इधर। तो अगर मैं इस इमेज को उठा के इस तरह कट करके, इस वाली इमेज को यहाँ से कट करके इसके ऊपर रखूं, तो क्या ये सुपर इम्पोज होगी, नहीं होगी। क्यों, H के ऊपर तो H इम्पोज हो जाएगा, OH के ऊपर तो OH इम्पोज हो जाएगा, बट CH3 के ऊपर COOH इम्पोज नहीं होगा। तो ये कहलाती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था। तो इनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इनेंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक हमारे पास और होता है जिसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोमर्स। क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोमर्स, ठीक है। स्पेलिंग में हो सकता है कहीं पे गलती हो, ध्यान देना। डायस्ट्रोमर्स, तो डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, तो ऐसे स्टेरिक आइसोमर्स, ठीक है, ऐसे स्टेरिक आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं होते, आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस, विच आर नॉट मिरर इमेजेस। तो सर इन दोनों में फर्क क्या है, ऊपर वाले और नीचे वाले में। देखो बच्चों, ये ना सुपर इम्पोज भले ही नहीं हो रहे हैं, बट ये वाली जो इमेज है वो इसी की इमेज है, तो इनको हम बोलते हैं इनेंशियोमर। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने बाल बनाने ना, तो जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा जो राइट हैंड है ना, वो मिरर में क्या चमकता है, लेफ्ट हैंड बन जाता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो मिरर में क्या बन जाता है, राइट हैंड। तो इसका मतलब वो इमेज तो मेरी है ना, पर ठीक है, वो किसी और की इमेज तो है नहीं, वो इमेज मेरी है। तो मैं और मेरी इमेज प्लेन मिरर में क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि मान लो एक मैं मूवी देखने गया, ठीक है, कोई भी आप लोग मूवी देखने गए और मूवी की स्क्रीन पे कोई अलग ही कैरेक्टर चमक रहा है, मूवी की स्क्रीन पे कोई अलग ही कैरेक्टर चल रहा है और आप उस स्क्रीन के सामने जाके खड़े हो गए। तो जो आप हो और जो स्क्रीन पे इमेज है वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज थोड़ी ना है, वो अलग कैरेक्टर है और आप अलग कैरेक्टर हो, वो आपकी इमेज थोड़ी ना है, वो तो कोई और कैरेक्टर है जो मूवी में है ना। तो तुम दोनों क्या कहलाओगे, डायस्ट्रोमर्स कहलाओगे। तो ऐसा ध्यान रखना है कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज तक ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से सेट किया है, OH OH HH, मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड ले लो, ठीक है, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डायस्ट्रोमर्स। क्योंकि इसकी इमेज अगर मैं बात करूं तो ये तो बिल्कुल नहीं होती इसकी इमेज, है ना।
तो ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे की, देखो ये हैं आइसोमर्स, ये ऐसा नहीं कि एक कंपाउंड कोई ले लो और दूसरा कंपाउंड कहीं से भी उठा के डाल दो, नहीं, वो दोनों कंपाउंड आइसोमर्स होने चाहिए, बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। समझना बात को, देखो ये आइसोमर्स तो हैं बट ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं, और नीचे वाले आइसोमर तो हैं, सेम चीज है, देखो दो OH ग्रुप हैं, दो हाइड्रोजन, दो मिथाइल ग्रुप हैं, बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है ये लोग, तो इनको हम बोलते हैं डायस्ट्रोमर्स। तो बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इनएंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं। सो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल में कवर किया कर लिया है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स गला भी बैठ गया, कि जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, बट पीपीएल को रोटेट करने की जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म, और एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म। और पीपीएल का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि अपने पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी। क्या क्या कंडीशन होती है, कंपाउंड कायरल होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या थी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और थर्ड कंडीशन क्या थी कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर विल बी नो सिमेट्री, ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है पीपीएल को किसी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे दो टर्म्स और पढ़ी हैं, इनएंशियोमर्स एंड डायस्ट्रोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, स्टेरिक आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, उनको हम बोलते हैं डायस्ट्रोमर्स। तो आई होप बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज क्या होते हैं। अभी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज का टॉपिक ना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज ये पूरा कंप्लीट अगर करेंगे तो इसमें 1 आवर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास नोमेनक्लेचर सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं डीएल सिस्टम या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब जो है हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, ताकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा देर तक ना देखना पड़े, ज़्यादा देर तक बैठना ना पड़े, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।